तो आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बेरोजगारी भत्ते का महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा कि बेरोजगारी भत्ता की जो स्वीकृति और अस्वीकृति आदेश कैसे मिलता है और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह स्वीकृति आदेश, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ आपका भौतिक सत्यापन में अनुशंसित नहीं हुआ है, दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा उसको भी मैं बताऊँगा। साथ ही साथ मेरा निवास और आधार दूसरे ज़िले से है, तो फॉर्म कहाँ से भरूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो दूसरे ज़िले से है और वह आज के डेट में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ से आधार बनवा लिए, तो उसको फॉर्म कहाँ से भरना है। उसके बाद है स्वयं के आय बनवाने से क्या भत्ता मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा किया कि स्वयं के नाम से आय बनवा लिए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये पता नहीं कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब तक है, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड जानकारियाँ आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, चाहे बेरोजगारी भत्ते से हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आप तक अवश्य पहुँचे। और लाइक ज़रूर करिए, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये कंटिन्यू मैं वीडियो बना रहा हूँ जो बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और कुछ भी डाउट्स आपके मन में रहता है उसका यहाँ पर जितने भी कमेंट रहते हैं उसको यहाँ पर मैं लेकर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म भरनी है, क्या क्या जानकारियाँ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रपत्र है, प्रपत्र 3, यही आपका बेरोजगारी भत्ते का क्या है, जो स्वीकृति और अस्वीकृति आदेश है, इसी को आपको बना कर दिया जाएगा। जो प्रपत्र 3 है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि जनपद का सीईओ है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी या जनपद पंचायत और नगरीय निकाय, तो दोनों का है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपका नगरीय निकाय क्षेत्र में भी आता है और नगर निगम नगर पालिका में, साथ ही साथ सीईओ आता है जो कि जनपद क्षेत्र में। तो इन्हीं के द्वारा आपको बेरोजगारी भत्ता जो स्वीकृति अस्वीकृति आदेश है, इन्हीं को भर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आदेश क्रमांक लिखा रहेगा, आप जिस दिन पात्र होंगे यहाँ पर दिनांक लिखा रहेगा, यहाँ आपका नाम लिखा रहेगा, पिता का नाम, पता, आवेदक का आधार नंबर, और यहाँ पर डिटेल में लिखा रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर नीचे भी लिखाया जा सकता है, दोनों में से एक को आपको भरकर दिया जाएगा। अब ये कहाँ पर आपका रहेगा उसको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर हस्ताक्षर एवं सील रहेगा सीईओ और मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिस भी क्षेत्र हम आते हैं उसका। तो चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि कैसा रहेगा, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो प्रोफाइल आईडी रहेगा आपका डैशबोर्ड में यह शो करेगा। कहाँ पर आपको शो करेगा, तो आप अपना डैशबोर्ड खोलिएगा जिसका भौतिक सत्यापन हो चुका है और जिसका अनुशंसित दिखा रहा था कि आपकी अनुशंसा कर दी गई है। उसके बाद यह आएगा अनुशंसित कर दिया है, मतलब कहने का वो मतलब होता है कि सत्यापन अधिकारी द्वारा आपका जो फॉर्म है उसको सत्यापन किया गया है, जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सही सही पाए गए हैं और आपको पात्र कर दिया गया है। पात्र करने के बाद उसका काम नहीं है आपको पात्र करना, उसका काम है केवल अनुशंसित करके आपके फॉर्म को कहाँ जमा करना, जनपद में या आपके नगरीय निकाय में, वहाँ वो जमा कर देता है। उसके बाद वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो सीईओ है और सीएमओ है, उसके द्वारा यहाँ पर जो आपका आवेदन स्वीकृत किया गया है, यहाँ पर आपको वह एक आदेश बनाकर पीडीएफ डालेगा और यहाँ आपका दिखेगा कि स्वीकृति आदेश देखी। तो आपके अगर डैशबोर्ड में ऐसा दिखा रहा होगा तो आप इसको आप क्लिक करेंगे स्वीकृति आदेश देखे को, तो इसको आप क्लिक जैसे करेंगे तो आपको पीडीएफ खुलकर आ जाएगा जो आपके नाम से रहेगा। किस तरह से रहेगा मैं आपको आइए दिखा देता हूँ कि जो आपका आदेश है कैसा रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बेरोजगारी भत्ता जो प्रपत्र 3 है और ये है मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जनपद पंचायत नगरीय निकाय जो कि प्रतापपुर का है और जिला सूरजपुर है। बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति अस्वीकृति आदेश, और यहाँ पर क्रमांक नहीं लिखा है, लेकिन जो अभ्यर्थी है उस अभ्यर्थी का यहाँ पर नाम है, पता है और उसका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब आपको ऐसा दिख गया, मतलब मानकर चलिए आप पात्र हो गए हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। यहाँ पर हस्ताक्षर में सील रहेगा जो सीईओ है उसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसा आपके में भी आएगा आपके सत्यापन होने के बाद, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होने के बाद, सही पाए जाने के बाद। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सूरजपुर का था, यहाँ पर कार्यालय बेमेतरा जिला का है, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश, किसी के में ऐसा रहता है किसी के में ऐसा। तो इस तरह आप देख सकते हैं पंजीयन क्रमांक भी आपका रहेगा। तो यहाँ पर आपको पात्र कर दिया गया, यहाँ पर लिखा है आवेदक है, पिता का नाम है, ग्राम है, आवेदक रोजगार पंजीयन है। अपात्रता संबंधी कोई भी शर्त आवेदक पर लागू नहीं होता है। मैं आवेदक का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करता हूँ, यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया गया है। तो यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, यहाँ पर जनपद सीईओ का आप देख सकते हैं साइन है। तो इस तरह से आपका भी रहेगा। तो जिसका में भी आ गया होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यहाँ पर है, और इस तरह से आपको एक आदेश रहेगा। यहाँ पर आदेश क्रमांक किसी के में लिखा है, किसी के नहीं लिखा है, दिनांक भी आपका लिखा रहेगा, सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी जाएगी। और यह नगरीय निकाय क्षेत्र का है तो इसका भी यहाँ पर पात्र कर दिया गया। तो ऐसा ही आपके में आदेश आएगा भौतिक सत्यापन होने के बाद, मतलब अनुशंसा करके भेजने के बाद। वहाँ यह काम है जनपद के अधिकारियों का और नगरीय निकाय के अधिकारियों का। तो इस तरह यह जानकारी रही। आइए अगली जो जानकारी है मैं आपको
दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि एक अभ्यर्थी यहाँ पर सत्यापन होने के बाद भी आवेदन की स्थिति में सत्यापन लंबित है दिखा रहा है, 12 दिन हो गए। तो देखिए कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका शो नहीं हो पाता है, तो आप मानकर चलिए यहाँ पर आपका सत्यापन लंबित दिखा रहा है। सत्यापन होने के बाद भी आवेदन की स्थिति में सत्यापन लंबित दिखा रहा है, तो इसका आ जाएगा जल्द ही। अगर नहीं आता है तो आप एक काम करिए, जनपद या नगर निकाय में जाकर एक बार पता करिए कि सर ऐसा ऐसा दिक्कतें हैं, तो वहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए अगली जो है, एक अभ्यर्थी जैसे कि स्वयं के नाम से जो आय बनवाए हैं, तो आइए उसका भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने, सर अगर मेरा स्वयं का आय प्रमाण पत्र है तो मिलेगा कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, अगर आपका स्वयं का आय बना हुआ है, चाहे कितनों को भी बने, 50,000, 60,000, 70,000, तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो शासन का नियम है, नियमावली, उसमें साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी का कोई भी आय का स्रोत नहीं हो, कोई भी, चाहे 10 रुपये का हो या आपका 10,000 का या 50,000 का, अगर आप स्वयं के नाम से बनवाते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप अपने पालक के नाम से बनवाइए, अपने पिता के नाम से, अगर पिता नहीं है तो मम्मी के नाम से, मम्मी पापा दोनों नहीं हैं तो आपके दादा के नाम से या आप अपने चाचा के नाम से, पालक के नाम से बनवा सकते हैं, तो वो पात्र हो जाएंगे। स्वयं के नाम से अगर आप आय बनवा कर भरेंगे तो 100% यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अभ्यर्थी का कमेंट था कि सर यहाँ पर इसमें बताया है कि सर इनकम 2.5 लाख रुपए बोला गया है और मेरा मात्र 14 डिसमिल खेत है। तो मैं आपको यही बता दूं कि कितना भी डिसमिल आपका खेत रहे, अगर आप स्वयं के नाम से आय बनवाएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और मानकर चलिए किसी का ऐसा रिजेक्ट हो चुका होगा तो इसका भी ऑप्शन है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है जो कि स्वयं के आय के नाम से फॉर्म भरे थे। तो आप एक काम करिए, जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पर अपील का ऑप्शन है और दूसरा है शिकायत का ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो भाई अपील में आप अपील कर दीजिए कि इस कारण से मेरा रिजेक्ट हो चुका था, जो मेरी गलतीवश बन गया था, तो उसको मैं सुधरवाना चाहता हूँ। और दूसरा है शिकायत है कि शिकायत में भी आप लिख लीजिए कि मैं वहाँ पर अपने पालक के नाम से आवेदन दिया था बट मेरे नाम से आय बनवा दिया गया है, जिसको मैं समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर आप ऐसा जानकारियाँ डालेंगे तो आपको शिकायत के ऑप्शन में सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो आप अपने पालक के नाम से यहाँ पर फॉर्म भरकर फिर से पात्र हो पाएंगे, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो ये लोग जरूर विशेष ध्यान रखें जो स्वयं के नाम से आय बनवाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो स्वयं के नाम से आय बनवाए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक अभ्यर्थी है जिसका कमेंट है कि सर जी मुझे स्वीकृति आदेश मिल गया है लेकिन अभी तक बेरोजगारी भत्ता प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो क्या करें? अपना आवेदन किया हूँ दिनांक 6/4 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता प्रमाण पत्र की वैसे आवश्यकता नहीं है, अगर आपको स्वीकृति आदेश मिल चुका है तो अच्छी बात है। अगर आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है तो अच्छी बात है। और वैसे अभी तक जानकारी में नहीं आया है कि बेरोजगारी भत्ता प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा। जैसे ही इसको सूचना मिलती है तो मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, बट अभी तक आदेश ही दिया जा रहा है जो कि सीमो की तरफ से। तो और कुछ भी जानकारियाँ आती है तो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर अपडेट कर दूँगा। यहाँ पर एक अभ्यर्थी है जिसका, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, केवल यही बस नहीं, सर मेरा डॉक्यूमेंट राजनांदगांव का है, जो जिसमें आपका जाति निवास पूरा, मतलब जाति निवास उसका राजनांदगांव का है और अभी दुर्ग में रहना होता है और मेरा आधार दुर्ग से बनवाया हूँ, तो बेरोजगारी भत्ता फार्म दुर्ग के एड्रेस में भी भर सकता हूँ क्या? तो देखिए मैं आपको सिंपल से बात बता रहा हूँ भाई, अगर आपने दुर्ग से आधार कार्ड बनवा लिए हैं तो ज़्यादा सूटेबल होगा कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र है उसको भी दुर्ग से ही बनवा लीजिए, जहाँ से आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वहीं से, ताकि भविष्य में आपका समस्या खड़ा ना हो। जाति तो कहीं से भी रहता है, जहाँ से आपका पैदाइशी रहता है वहाँ से आपका जाति रहती है, तो जाति में दिक्कत नहीं, लेकिन निवासी में दिक्कत है। अगर आपका निवासी का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, कि आप उसी ज़िले के हैं, उस गाँव के हैं। तो भाई अगर आप ऐसा फॉर्म भरेंगे कि दुर्ग से अगर आप फॉर्म भरते हैं आधार कार्ड के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट करने की 100% संभावना रहेगी रिजेक्ट होने का, क्योंकि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है? राजनांदगांव। तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो आप राजनांदगांव जिले से फॉर्म भरिए जहाँ से आपका एड्रेस हो, तो उसमें पात्र हो जाएंगे। वहाँ पर भी टेक्निकल फॉल्ट आने की समस्या रहेगी कि आधार कार्ड आपका कहाँ का है? दुर्ग का। तो ऐसा 2 जगह से आप ऐसा काम ना करिए। अगर आपको भविष्य में कुछ फ़ायदा लेना है शासन का, तो इसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ही। तो आप समझ जाइए कि दुर्ग एड्रेस से फॉर्म ना भरिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका भौतिक सत्यापन में अनुशंसित नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब? बहुत सारे अभ्यर्थियों का ऐसा है। तो भाई इसका सिंपल सी मतलब है, जहाँ पर आपने सत्यापन करवाए हैं तो आपका किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया है, तभी आपका जो अनुशंसा अधिकारी है, सत्यापन अधिकारी है, उन्होंने अनुशंसा नहीं की है और जो फॉर्म है आपका किसी न किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है। और आपको ज़्यादा पता होगा कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है। हो सकता है आपका आय प्रमाण पत्र स्वयं के नाम से बनवाए हैं, दूसरा एड्रेस आपका गलत रहा होगा, एड्रेस कहीं का है, आधार कार्ड के नाम से भर दिए होंगे, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों का 2019 से पंजीयन है और उसके बाद 22 में उसको रिन्यूअल कराना था, बट वो सही समय में रिन्यूअल नहीं कराए हैं,
और बाद में रिन्यूअल कराएँ 4 महीना 6 महीना बाद। और वो क्या किए हैं कि पुराने जो पंजीयन है उसके पास फ़ोटोकॉपी था, तो उस पुराने पंजीयन के हिसाब से फॉर्म भर दिए हैं। जब मौके पे वहाँ पर जा रहे हैं सत्यापन कराने, तब देखा जा रहा है कि इसका जो पुराना पंजीयन है वह जीवित नहीं है, वह जीवित नहीं है, इसका नया पंजीयन हो चुका है। तो नया पंजीयन अगर हो चुका है बाद में 2022 में, अगर सही टाइम में आप नहीं गए हैं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा 100%। यहाँ पर होता है पंजीयन का मतलब ये होता है, अगर शासन 2 साल बोले हैं, 2 साल मिनिमम आपका होना चाहिए। और जो इसमें तो आपका 2 साल अनिवार्य है। जीवित पंजीयन, जीवित पंजीयन का मतलब होता है कि एक पंजीयन 3 साल के लिए वैलिड रहता है। हर 3 साल के बाद, मानकर चलिए जनवरी 2021 में हुआ है, जनवरी 2021 में, ठीक है, तो आपको जनवरी 2023 में आपको कहाँ जाना है, 24 में, जनवरी 2024 में आपको रिन्यूअल कराना है। अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अब क्या किया, 2 माह का आपको समय दिया जा रहा है, मार्च तक आपको समय दिया जा रहा है, पहले समय नहीं दिया जा रहा था। तो अब मार्च तक अगर कराते हैं तो आपका रिन्यूअल हो जाएगा। और मार्च के बाद मानकर चलिए आप अप्रैल या मई में जाते हैं तो आपका फिर से नया पंजीयन हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो ऐसी गलती ना करिएगा, अब से आप सतर्क रहिए। कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का मानना रहता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोजगार पंजीयन आपको अनिवार्य रूप से लगेगा हर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप रोजगार पंजीयन कराते रहिए। अगर आप एक बेरोजगार हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोजगार पंजीयन आपको कंटिन्यू कराते रहना है, वो भी आपका रिन्यूअल सही समय पर भी होना जरूरी है। तो इस तरह यह जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारियाँ नहीं होती है, जानकारियाँ उस तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके अभाव में उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे पात्र अभ्यर्थी भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिसको भी यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते का फ़ायदा लेना है। और कुछ भी डाउट्स रहे तो कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा।